वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, अब अपन बात करने वाले हैं जो विश्व के जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में। और भौतिक विशेषताओं में हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत, प्रमुख पठार, प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मैदान, प्रमुख नदियां, इन सभी पर हम बात करेंगे। प्रमुख झील, ये विश्व की भौतिक विशेषताओं में आती हैं। प्रमुख जल संधियां और फिर कुछ महासागरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि यहाँ पे एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख पर्वत और पठार मैंने यहाँ पे बना रखे हैं पहले से ही, ताकि कम समय में हमें बेहतर समझ में आ सके। ये अफ्रीका महाद्वीप नज़र आ रहा है, ये यूरोप महाद्वीप है और ये हमारा पूरा एशिया महाद्वीप है। और उधर यहाँ प्रशांत महासागर और यहाँ पे मैंने बना रखा है उत्तर अमेरिका को। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं हमारे इस एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों पर और पठारों पर। सबसे पहली बात, अगर हम पर्वत और पठार की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि पर्वत और पठार द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित किए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, और महाद्वीप और महासागरों को हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे हम दक्षिण से शुरू करते हैं। दक्षिण में देखो, भारत के पर्वत और पठार यहाँ पे हम बिल्कुल भी अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भारत भी है। तो भारत के प्रमुख पर्वत और पठार को हम भारत के संदर्भ में अलग से भौतिक प्रदेशों में पूर्णतः डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अभी हम भारत को एक बार यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ श्रीलंका से शुरू करते हैं। श्रीलंका में हमें जो पर्वत पठार देखने को मिलते हैं, पठार तो नहीं लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है आलागला चोटी, आलागला माउंटेन रेंज, आलागला माउंटेन रेंज। और इस आलागला माउंटेन रेंज को पोटैटो रेंज भी कहते हैं। पोटैटो रेंज भी कहते हैं। आलागला रेंज कहलाती है और पोटैटो रेंज भी ये कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा पिदूरा ताला गाला, पिदूरा ताला गाला, पिदूरा ताला गाला श्रीलंका का सबसे ऊंचा शिखर है। आलागला रेंज है, पिदूरा ताला गाला श्रीलंका का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके अलावा श्रीलंका में एक और प्रसिद्ध चोटी है जिसे एडम्स पीक कहा जाता है, यानी कि आदम चोटी कहा जाता है। ठीक है, तो श्रीलंका में तीन हमने देखे, पिदूरा ताला गाला, आदम चोटी, आलागला रेंज। इसी आलागला रेंज को पोटैटो रेंज भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमें हमारे भारत का उत्तर पूर्वी प्रदेश है, ये उत्तर पूर्वी भारत है। और यहाँ पे ये म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। मलेशिया, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में म्यांमार में हमारे भारतीय सीमा के सहारे, म्यांमार में भारतीय सीमा के सहारे एक पर्वत है। पर्वत का नाम है अराकान योमा। ठीक है, अराकान योमा जो पर्वत है एक नवीन वलित पर्वत है। अराकान योमा एक नवीन वलित पर्वत है और इसे हिमालय के ही एक भाग के रूप में पढ़ा जाता है, बट हिमालय से सेपरेट है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसका अराकान योमा का निर्माण म्यांमार में उसी काल में हुआ जिस काल में हिमालय का निर्माण हुआ था। अब अराकान योमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो टर्शियरी काल में, यानी कि तृतीयक युग में इस अराकान योमा का निर्माण हुआ था। तो नवीन वलित पर्वत है। अराकान योमा की भांति म्यांमार में एक और माउंटेन चेन है। इस म्यांमार वाली माउंटेन चेन को कहते हैं पिग्गू योमा। योमा आप पर्वतों को कहते हैं हम, तो योमा आप यहाँ पे लिखें चाहे नहीं लिखें तो हम कह सकते हैं अराकान पर्वत और पिग्गू पर्वत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया देश है, इस यहाँ पे आपको ये जो चीन नज़र आता है, चीन के दक्षिण में ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ये दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर है, ये फिलीपींस है और फिलीपींस के सहारे यहाँ पे फिलीपींस सागर भी हमें नज़र आता है। और ये पूरा जो सागर दिख रहा है, सागर क्या एक्चुअल में महासागर, ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे हम जल संधियाँ भी पढ़ेंगे, बट पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्वतों की। तो अराकान योमा हो गया, पिग्गू योमा हो गया, श्रीलंका के आदम चोटी, पिदुरा तालागाला जो श्रीलंका का सबसे ऊंचा शिखर है, अलागला रेंज, इसको पटोटे रेंज भी कहते हैं, ये इंडोनेशिया। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये द्वीप समूह है इंडोनेशिया, ये मलेशिया है, मलाया प्रायद्वीप है, ये मलाया प्रायद्वीप, ये मलाया प्रायद्वीप है, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी ये ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और हाल ही में जून 2020 में ही इस माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ था, उद्गार हुआ था। और इस माउंट मेरापी से जो ज्वालामुखी राख और धूल धुआं निकला वो वायुमंडल में 6 किलोमीटर ऊंचाई तक चला गया था। तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी हाल ही में इसमें उद्गार हुआ था जून 2020 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मलाया प्रायद्वीप है ये, मलाया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे चीन के पूर्व में पूर्वी चीन सागर और यहाँ पे पीला सागर या चीन सागर भी कहते हैं, ये ताइवान है। ताइवान जो कि ऐसा प्रदेश है जहाँ पे चीन का मतलब कभी भी चीन के साम्यवादी का जो सरकार है उसका कभी भी शासन नहीं रहा है। अभी ताइवान को एक पृथक देश की मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पे जापान में जब आते हैं तो जापान में हमें देखने को मिलता है हिदा माउंटेन रेंज, हिदा, और हमें देखने को मिलता है यहाँ पे माउंट फ्यूजियामा, हिदा माउंटेन रेंज, और देखने को मिलता है माउंट फ्यूजियामा। और फोसा मैग्ना भी जापान में हमें देखने को मिलता है, फोसा मैग्ना, फोसा मैग्ना। ठीक है, और फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत है, हिदा एक माउंटेन रेंज है, फ्यूजियामा जो है एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा को पवित्र पर्वत की संज्ञा दी जाती है, पवित्र पर्वत की संज्ञा दी जाती है फ्यूजियामा को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फोसा मैग्ना भी जापान का एक अन्य ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे ये जापान सागर है, ये जापान का उत्तरी द्वीप है जापान सागर। ये कोरिया है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ये साखालिन आइलैंड है रूस प्रदेश में, इसके दक्षिण में कुरिल आइलैंड भी है। ये कमचटका प्रायद्वीप है, साइबेरिया का पार्ट है। और कमचटका प्रायद्वीप से घिरा हुआ यहाँ पे ओखोटस्क सागर नजर आ रहा है। और साथ ही में यहाँ पे रूस का साइबेरिया प्रदेश और हमारा जो यूएसए है, यूएसए का अलास्का प्रदेश, यानी उत्तर अमेरिका में जो अलास्का है, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन कौन सा है? अलास्का। और अलास्का किसका पार्ट है? अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। तो अलास्का और साइबेरिया जो अलास्का यूएसए का पार्ट है नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ ये साइबेरिया प्रदेश है। और साइबेरिया और अलास्का के मध्य यहाँ पे हमें बेरिंग जल संधि नजर आती है, बेरिंग सागर है। उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर है, और आर्कटिक महासागर में नॉर्थ में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है चुकची सागर, चुकची सागर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमें देखने को मिला चुकची सागर और बेरिंग सागर। ठीक है, और बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ते हुए यहाँ ये जो जल संधि दिख रही है, इस जल संधि को हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। जल संधियाँ चलो हम अलग से ही पढ़ते हैं, पहले हम बात करते हैं सिर्फ एशिया के मुख्य माउंटेन चेन और मुख्य पठारों पर। तो अब आते हैं यहाँ पे चाइना में खिंगन जो पर्वत श्रेणी है, खिंगन पर्वत श्रेणी ये है चीन में, और नानशान पर्वत श्रेणी ये भी है चीन में। तिब्बत का पठार ये है चीन में, और तिब्बत के पठार की खास बात है कि तिब्बत का पठार विश्व का सर्वोच्च पठार भी है, तिब्बत का पठार विश्व का सर्वोच्च पठार भी है। इसके अलावा हिमालय, हिमालय आप देख पा रहे हैं, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और ये विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला, विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है हिमालय। हिमालय में जो शिवालिक पोर्शन है, शिवालिक जो पार्ट है, वो शिवालिक जो भाग है हिमालय का, हम भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालय का सबसे नया भाग है। और शिवालिक एक ऐसा पार्ट है जिसका उत्थान आज भी हो रहा है, शिवालिक आज भी ऊंचा उठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रख रहे हैं इस कराकोरम। अब कराकोरम जो है हिमालय के ऊपर है। हिमालय का जो विस्तार है वो हिमालय का विस्तार पाकिस्तान में, भारत में,
ठीक है, चीन में, यहाँ पे नेपाल और भूटान, चीन, नेपाल, भूटान यहाँ तक विस्तृत है। यानी पाकिस्तान, हिमालय का विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और भूटान, इन 5 देशों में हिमालय का विस्तार है। और जबकि कराकोरम जो है, ये कराकोरम का विस्तार है पाकिस्तान, भारत और चीन में। कराकोरम है पाकिस्तान, भारत और चीन में, ये मध्य एशिया से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदू कुश पर्वतमाला आपको दिख रही है, हिंदू कुश पर्वतमाला। हिंदू कुश पर्वतमाला का विस्तार हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, हिंदू कुश पर्वतमाला, और अफगानिस्तान के साथ हमें ये पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है हिंदू कुश पर्वतमाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ सुलेमान और किरथर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर ये दोनों की दोनों पर्वत श्रृंखलाएं पाकिस्तान में हैं। ठीक है, और इन सुलेमान और किरथर जो हैं ये पाकिस्तान में दक्षिण की ओर स्थित है, हिंदू कुश के दक्षिण की ओर स्थित हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हमें मिलती है ग्रेट साल्ट रेंज, ग्रेट साल्ट रेंज, इसको नमक की पहाड़ियां भी कहते हैं। ग्रेट साल्ट रेंज हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है। ग्रेट साल्ट रेंज में हमें कोहाट व अटक की प्रसिद्ध नमक की चट्टानें देखने को मिलती हैं। कौन सा नमक है ये? सेंधा नमक की खाने, सेंधा नमक जानते हो ना, सेंधा नमक की प्रसिद्ध खाने हैं कोहाट और अटक। पाकिस्तान में है ग्रेट साल्ट रेंज, ये लिखा मैंने भारत में है बट ध्यान रखना पाकिस्तान में है ये। सुलेमान पाकिस्तान में है, किरथर पाकिस्तान में है, ग्रेट साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, कोहाट और अटक की जो प्रसिद्ध सेंधा नमक की खाने हैं वो भी पाकिस्तान में है। हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला है, हिंदू कुश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अब पामीर का पठार, इनके ऊपर चलते हैं। पामीर का जो पठार है, इस पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। अब छत कहने का रीजन क्या है कि ये वास्तव में क्या है, एक योजक कड़ी है, एक योजक कड़ी है कुछ विशेष पर्वत श्रृंखलाओं में। पामीर का जो पठार है ये जैग्रोस पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है, हिंदू कुश से जुड़ा है। अलाई माउंटेन चेन है, जो अलाई माउंटेन चेन कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है, इससे जुड़ा है। ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चाइना में तिएन शान पर्वतमाला है, उससे जुड़ा हुआ है। और चीन में विस्तृत कुनलुन जो पर्वत श्रृंखला है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो एक बड़ी गांठ है ये, जिससे विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं आपस में योजक कड़ी का रूप निभाती हैं, यानी आपस में योजन करती हैं। तो इस वजह से पामीर के पठार को हम विश्व की छत की संज्ञा देते हैं, विश्व की छत। और इसी वजह से इस पामीर के पठार को हम पामीर गांठ भी कहते हैं, ये पामीर गांठ भी कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कंगूर ताग, कंगूर ताग। ये कंगूर ताग चीन में पड़ता है। तो पामीर के पठार का कुछ भाग चाइना तक विस्तृत है और इस पामीर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है कंगूर ताग, ये चीन में है। आगे हम पश्चिमी एशियाई जो पठार हैं उनमें आते हैं। तो ईरान का पठार है, ईरान में कुछ विशेष नहीं है। जैग्रोस जो पर्वत है जो कि पामीर के पठार से जुड़ी है, जैग्रोस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है ईरान में प्रधान रूप से, और कुछ जैग्रोस का पार्ट इराक में भी आ जाता है। इसके अलावा जैसे पामीर गांठ है वैसे ही एक आर्मेनिया की गांठ, आर्मेनिया की गांठ। आर्मेनिया की गांठ भी पश्चिमी एशिया में स्थित है। पश्चिमी एशिया में आर्मेनिया की गांठ का जो विन्यास है वो है अजरबैजान में, आर्मेनिया में, तुर्की में विशेषकर, और सीरिया और इराक तक आ जाता है आर्मेनिया। और आर्मेनिया का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट अरारात, ये तुर्की में स्थित है। इसके अलावा तुर्की में एक और माउंटेन रेंज है जिसको हम टॉरस माउंटेन रेंज कहते हैं। टॉरस, तुर्की देखो एक ऐसा प्रदेश है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है।
टॉरस जो माउंटेन रेंज है यानी तुर्की का जो मेजर पार्ट है, बड़ा जो भाग है वो एशिया का पार्ट एशिया में आता है, और तुर्की की जो राजधानी वगैरह है वो सभी यूरोप में आती हैं। ऐसे ही रूस भी तो है, रूस का यूराल पर्वतमाला से इधर वाला जो पोर्शन है पूरा एशिया में आता है, और यूराल पर्वत के इधर वाला जो पोर्शन है मॉस्को वगैरह, ठीक है, वो सारे यूरोप में आते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एशिया का भौगोलिक प्रदेश है तो इस वजह से हम एशिया में मुख्य जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी बात करने जा रहे हैं या उनकी बात कर रहे हैं। वैसे इस रूस को हम यूरोप का देश मानेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। रूस यूरोप का देश है लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ये एशिया में स्थित है, तो इस वजह से हम एशिया की मुख्य पहाड़ियों के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आर्मेनिया की गांठ हमने देख ली, आर्मेनिया पर्वत हमने देख लिया। अब उसके बाद यूराल पर्वत आ जाता है। तो यूराल पर्वत की जो खास विशेषता है वो ये है कि यूराल पर्वत यूरोप और एशिया की बिल्कुल सीमा पर है, यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है, और यूराल पर्वत एक प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है। बाकी ये आप देख पा रहे हैं, कुनलुन है, तिब्बत का पठार है, हिमालय, हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर, ये सभी की सभी नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पामीर एक नवीन पठार है, एक गांठ के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये उस्त यूर्त का पठार है, उस्त यूर्त का पठार, ये उस्त यूर्त का पठार कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में विस्तृत है। कौन सा पठार? उस्त यूर्त का पठार कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में विस्तृत है। साइबेरिया रूस में बर्खोयांस की श्रेणी है, रूस में ही हमें एक श्रेणी देखने को मिलती है, कोरियाक श्रेणी। खिंगन श्रेणी चीन में है, मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है, नानशान जो पर्वत श्रृंखला है वो चीन में है, ये भी नवीन पर्वत है, ये खिंगन भी नवीन पर्वत है। अल्ताई टाग हमें देखने को मिलता है विशेषकर रूस में, चीन में और मंगोलिया में। अल्ताई टाग हमें देखने को मिलता है रूस, चीन और मंगोलिया में, ठीक है। अल्ताई ताग माउंट हो गया। तिएन शान जो माउंटेन है, ये तिएन शान हमें चाइना में विशेषकर, इसके अलावा फिर मध्य एशिया में किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान देशों में देखने को मिलता है। तिएन शान भी एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो हमने बात करी है यहाँ पे विशेष जो पर्वत और पठारों की, उनमें कुछ पठार मध्य एशिया में हैं और पर्वत हैं। तो जैसे ओमान, ये ओमान की खाड़ी है और यहाँ पे है यूएई, ये ओमान है, और यहाँ है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में स्थित है अल हजार माउंटेन चेन स्थित है। अल हजार कहाँ है? अल हजार है हमारे ओमान में और संयुक्त अरब अमीरात में। इसके अलावा असीर की जो पहाड़ियाँ हैं, असीर की पहाड़ियाँ सऊदी अरेबिया में और हमें देखने को मिलती हैं यमन में, ठीक है, ये ओमान में और यूएई में अल हजार की पहाड़ियाँ, और सऊदी अरब और यमन में हमें देखने को मिलता है असीर माउंटेन चेन, असीर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हमने जाना है। एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के साथ ही हमने एशिया के जो मुख्य पठार हैं उनके बारे में भी हमने जाना है। अब अगर हम बात करते हैं एशिया में प्रमुख पठारों के साथ, क्योंकि डायग्राम बना हुआ है, तो हम यहाँ पे एशिया के मुख्य जो मरुस्थल हैं उनकी बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार डायग्राम है, मैंने आपके लिए मेहनत की है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे मिटाएंगे अभी और एशिया के जो मुख्य मरुस्थल हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। एशिया के मुख्य मरुस्थल में एक एक बात करते चलते हैं और हम मिटाते चलते हैं। तो जो पश्चिमी एशिया है, उस पश्चिमी एशिया के जो मुख्य मरुस्थल हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। पश्चिमी एशिया के जो मुख्य मरुस्थल हैं उन पर आ जाते हैं। देखो, पश्चिमी एशिया में जो मुख्य मरुस्थल हैं उन पर हम चलें तो पश्चिमी एशिया में हमें देखने को मिलता है एक तो सऊदी अरेबिया, यहाँ पे सऊदी अरब है, इधर यूएई है,
इधर ओमान है, यहाँ पे यमन है, इसके ऊपर कतर है, इधर इराक है, यहाँ पे ईरान है, इधर सीरिया है। ठीक है, अब मुख्य जो मरुस्थल हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, कतर थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है, उभरा हुआ है ये कतर। यहाँ पे यूएई है, इधर थोड़ा सा साफ लिख दूं मैं, ये कतर हो गया, और यहाँ पे है यूएई, और इधर है ओमान, यहाँ पे है यमन। ठीक है, ये सऊदी अरब। तो पश्चिमी जो एशियाई देश हैं उनमें सबसे बड़ा जो देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब संयुक्त अरब अमीरात में जो हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, क्या बोला यार मैंने, संयुक्त अरब अमीरात नहीं, जो पश्चिमी एशियाई देश हैं उनमें जो सबसे बड़ा देश है वो है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में हमें जो मरुस्थल देखने को मिलता है वो एक तो मिलता है अरब का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल। ठीक है, अरब का मरुस्थल ना केवल सऊदी अरब में विस्तृत है, वो यूएई तक चला हुआ है, इसके अलावा वो ओमान तक विस्तृत है, यमन तक विस्तृत है। अरेबियन डेजर्ट, और अरेबियन डेजर्ट की खास बात यह है कि वो पूरे इस अरब प्रायद्वीप में विस्तृत है, और ये जो अरेबियन डेजर्ट है इसको सहारा मरुस्थल का भाग माना जाता है, सहारा मरुस्थल का भाग माना जाता है। साथ ही ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, और ये सहारा मरुस्थल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। ये किस प्रकार का मरुस्थल है? हॉट एंड एरिड, हॉट एंड एरिड यानी कि उष्ण मरुस्थल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। इसके अलावा सऊदी अरब में, अरब के मरुस्थल के अलावा सऊदी अरब में हमें एक और मरुस्थल मिलता है, मरुस्थल का नाम है रूब अल खली, रूब अल खली। ये और मरुस्थल हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। अब यहाँ पे ये तो तुर्की है, आप जानते ही हैं। अब सीरिया, सीरिया में हमें दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं। सीरिया में जो मरुस्थल है, एक का तो नाम है सीरियाई डेजर्ट, सीरियाई डेजर्ट। ठीक है, इसके अलावा सीरिया में एक और डेजर्ट है जिसका नाम है नागेव, नागेव डेजर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नागेव और सीरियाई डेजर्ट। इसको नागेव को नाजीव, नाजीव भी लिखा मिलता है कहीं, बट ये नागेव है। तो सीरियाई डेजर्ट सीरिया में है, नागेव डेजर्ट सीरिया में है, और ये भी कैसे हैं मरुस्थल? उष्ण मरुस्थल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उष्ण मरुस्थल हैं सीरियाई डेजर्ट। अब इराक में जो डेजर्ट है, इस इराक में डेजर्ट का नाम है सिर्फ इराकी डेजर्ट, और कुछ भी नहीं है, इराकी मरुस्थल। अब यहाँ पे ईरान में जो मरुस्थल है, ईरान में जो मरुस्थल है उनके काफी चर्चित नाम है, काफी फेमस नाम है वो। ईरान में जो मरुस्थल हैं, ईरान में मरुस्थल के जो नाम हैं, ईरान में एक तो विस्तृत है दस्त ए लत, दस्त ए लुत भी लिखा मिलता है, LUT आता है, तो दस्त ए लुत या दस्त ए लत। और एक है दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर। अब ये जो दस्त ए कबीर है ये नमक का मरुस्थल है, इसको हम नमक का मरुस्थल भी कहते हैं, नमक का मरुस्थल। ठीक है, दस्त ए लत। अब यहाँ पे ईरान में दस्त ए लुत, दस्त ए कबीर, और यहाँ पे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में जो मरुस्थल है वो है दस्त ए मरगो, दस्त ए मरगो। ठीक है, दस्त ए मरगो अफगानिस्तान में है, ध्यान रखना है। अफगानिस्तान में दस्त ए मरगो। ठीक है, अफगानिस्तान में दस्त ए मरगो, ईरान में दस्त ए लुत, ईरान में ही दस्त ए कबीर, अफगानिस्तान में दस्त ए मरगो। पाकिस्तान और भारत में, यहाँ पे आप जानते ही हैं, ये है अपना भारत और ये है पड़ोसी पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में जो विस्तृत मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान और भारत में है।
इसी ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार भी कहते हैं। थार की खास बात यह है कि ये जो दक्षिण एशिया है, आप देख रहे हैं ये उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, ये जो दक्षिणी एशिया है, इस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। थार भी उष्ण है, सीरियाई डेजर्ट भी उष्ण है, नागेव भी उष्ण है, दस्ते लुत भी उष्ण है, दस्ते कबीर जो नमक का मरुस्थल है वो भी उष्ण है, अफगानिस्तान का दस्त ए मरगो ये भी उष्ण है, पाकिस्तान का ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पाकिस्तान और भारत का जिसे हम थार कहते हैं ये भी उष्ण है। पाकिस्तान में एक और मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम है थाल। थाल पाकिस्तान में एक और डेजर्ट है, मरुस्थल का नाम है थाल, तो थाल भी उष्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँच जाते हैं चीन और मंगोलिया। चीन और मंगोलिया पहुँच जाते हैं। चीन और मंगोलिया जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये मंगोलिया है। मंगोलिया, इस मंगोलिया में स्थल पर स्थित, मतलब स्थल, और जो अंटार्कटिका है वो तो क्या है, वहाँ पे स्थल का अभाव है, चारों ओर बर्फ है, तो स्थल पर स्थित मंगोलिया में सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, स्थल पर, मुख्य स्थल पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, और स्थल पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है मंगोलिया में, नाम है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल, ठीक है। तो गोबी का मरुस्थल ये स्थल पर स्थित, मुख्य भूमि पर स्थित सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि अगर विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल पूछते हैं तो सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है आप उसका आंसर दीजिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने जाना मंगोलिया, और मंगोलिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, मुख्य भूमि पर स्थित या मुख्य स्थल पर स्थित। अब ये चाइना है, इस चाइना का जो उत्तर पूर्वी पोर्शन है, चाइना का उत्तर पूर्वी नहीं, सॉरी, उत्तर पश्चिमी जो पोर्शन है ये वाला, उत्तर पश्चिम चीन, उत्तर पश्चिम चीन जो मुख्य भूमि है यहाँ पे उत्तर पश्चिम चीन में, तो यहाँ पर है तकलामाक्कन। तकलामाकन, तकलामाकन चाइना का एक शीत मरुस्थल है, तकलामाकन चीन का एक शीत मरुस्थल है। अभी तक हमने सिर्फ 2 शीत मरुस्थल देखे हैं, एक गोबी का मरुस्थल देखा है और एक उत्तर पश्चिम चीन का तकलामाकन मरुस्थल देखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया में हमें 2 शीतोष्ण प्रकार के मरुस्थल देखने को मिलते हैं, एक तो काराकुम और एक काजिलकुम। काजिलकुम मध्य एशिया में, काराकुम का अर्थ होता है काली रेत, काली रेत, तो इसलिए हम इसको काली रेत का डेजर्ट, काली रेत का मरुस्थल भी कहते हैं। और काजिलकुम का अर्थ होता है लाल रेत, इसलिए हम इसको लाल रेत का मरुस्थल भी कहते हैं, लाल रेत का मरुस्थल। ठीक है, तो काजिलकुम, काराकुम, इन दोनों का मुख्य विस्तार तुर्कमेनिस्तान में है। इसके अलावा काजिलकुम तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में भी है। काराकुम मुख्य विस्तार तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान में विस्तृत है। तो काजिलकुम, काराकुम ये दोनों के दोनों तुर्की भाषा के ही शब्द हैं। काराकुम का शाब्दिक अर्थ होता है काली रेत का मरुस्थल, काजिलकुम का शाब्दिक अर्थ होता है लाल रेत का मरुस्थल। अब ये मरुस्थल उष्ण नहीं है, इनको कुछ बुक में उष्ण समझने की भूल करते हैं, ये लिखा भी होता है, बट ये शीतोष्ण प्रकार के मरुस्थल हैं। ठीक है, ना तो हम इनको उष्ण कह सकते हैं, ना ही पूर्णतः शीत कह सकते हैं। जब ग्रीष्म काल होता है तो यहाँ पे घासें उगाती हैं, और जब शीत होता है तो यहाँ पे पूरे मरुस्थल के ऊपर बर्फ की चादर हो जाती है, तो ये शीतोष्ण प्रकार के। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि जो निम्न जैसे 4 ऑप्शन आए, काजिलकुम दे दिया जाए, ठीक है, और गोबी का मरुस्थल दे दिया जाए, तकलामाकन दे दिया जाए, और एक दस्त ए मरगो दे दिया जाए, और पूछे कि इनमें से कौन शीत मरुस्थल नहीं है, तो इसको हम शीत मानेंगे, ये शीत है ही, तकलामाकन शीत है, तो दस्ते मरगो क्या हो जाएगा, उष्ण मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस दोस्तों, ये हमारे एशिया महाद्वीप के मुख्य मरुस्थल भी हमने जान लिए हैं, एशिया महाद्वीप के मुख्य मरुस्थल भी हमने जान लिए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब एशिया महाद्वीप के मुख्य मरुस्थल के बाद
मुख्य जो घास के मैदान हैं एशिया में, जो मुख्य घास के मैदान हैं उनको जानते हैं। एशिया में मुख्य घास के मैदान हम पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ, जब हम विश्व में जैव विविधता के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। एशिया में एक तो मिलता है हमें स्टेपी घास का मैदान और एक हमें मिलता है सवाना तुल्य। स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया में मिलते हैं। मध्य एशिया में और इस मध्य एशिया में कहाँ कहाँ, चीन के मंचूरिया में, दक्षिण रूस में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, जहाँ पे किर्गिज जनजाति रहती है, किर्गिस्तान में और कजाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्टेपी हैं, ये हमने बात की थी कि गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और सवाना तुल्य हमें मिलते हैं भारत में, विशेषकर मलाया प्रायद्वीप इंडोनेशिया में सवाना तुल्य घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ये हम पहले वाले जो चैप्टर हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने बात की अभी विशेषकर एशिया में मुख्य पर्वत की, मुख्य पठारों की, मुख्य मरुस्थल की और मुख्य घास के मैदान की। अब हमारे पास एशिया में जो विशेषकर बच जाते हैं वो बच जाती हैं हमारे मुख्य एशिया की नदियां और एशिया की झीलें। उनको हम कंटिन्यू करते हैं एशिया की मुख्य नदियां और मुख्य झीलों पर, बट एक अलग मैप बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे एशिया की जो मुख्य जल संधियां हैं उनके बारे पर। तो हम जब झील और नदियां पढ़ेंगे उसी में हम बात कर लेंगे एशिया की मुख्य जल संधियों पर, ठीक है। ओके, तो आप कंटिन्यू साथ बने रहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एशिया की मुख्य झीलों पर और साथ ही हम बात कर देंगे एशिया की जो मुख्य जल संधियां हैं उनके ऊपर, और उसके पश्चात हम बात करेंगे एशिया की मुख्य नदियों पर। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं एशिया की जो मुख्य झील है जिसमें खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर एशिया की ही नहीं बल्कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। एक ट्रांस बाउंड्री लेक है। ट्रांस बाउंड्री लेक हम उस झील को कहते हैं जो एक से अधिक देशों की सीमा पर स्थित होती है। यह झील रूस, इसके अलावा इधर अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों की सीमा पर स्थित है। मध्य एशिया में स्थित है कैस्पियन सागर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये ध्यान रखना है। बट ये सबसे खारी झील नहीं है। सर्वाधिक खारी झील भी हमें एशिया में ही मिलती है। एशिया के तुर्की क्षेत्र में एशिया में एक झील पड़ती है वोन झील। ये वोन झील एशिया में तुर्की में जो एशिया वाला पार्ट है ना, वहाँ पर स्थित है वोन झील। इस वोन झील ये क्या है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है और इसकी जो लवणता है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। इसकी लवणता है वोन झील जो कि तुर्की में है, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम इस झील की लवणता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं तो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर एक झील है। झील का नाम है मृत सागर, ठीक है। इस मृत सागर को हम डेड सी भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे शांति का सागर भी कहा जाता है। शांति का सागर भी कहा जाता है। सी ऑफ द पीस कहते हैं इसको, सी ऑफ द पीस, शांति महासागर कहते हैं। और ये विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है और इस मृत सागर की लवणता है 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। मृत सागर और वोन झील दोनों एशिया में है, ध्यान रखना। मृत सागर एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु भी है। मृत सागर एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु भी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये समुद्र तल से करीब 363 मीटर नीचे स्थित है। समुद्र तल से इतना नीचे है। ये एशिया का ही नहीं, विश्व का भी निम्नतम बिंदु है, ठीक है। तो वोन झील हो गई तुर्की में, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। डेड सी ये 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम इसकी लवणता है। फिर हमने जाना कैस्पियन सागर को। कैस्पियन सागर रूस, अजरबैजान, ठीक है, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित है। अब इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। इस झील का नाम है अरल सागर। और अरल सागर वो झील है जो हाल ही में विलुप्त हो गई है। अरल सागर वो झील है जो हाल ही में विलुप्त हो गई है। अरल सागर, ये ध्यान रखना है। अरल सागर में दो नदियां आकर गिरती हैं, आमू दरिया और सीर दरिया।
आमू दरिया, यानी दरिया का मीन्स होता है नदी, आमू दरिया और सीर दरिया, ये इस झील में आकर विलीन होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिर कजाकिस्तान में हमें नजर आती है बालखश झील। बालखश झील या बलखाश झील भी इसके लिए लिखा हुआ मिलता है। बालखश झील या बलखाश झील ये है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर साइबेरिया रूस में पड़ती है बेकाल झील। बेकाल झील, इस बेकाल झील की खास बात है कि ये मीठे पानी की है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है और साथ ही ये सर्वाधिक जल आयतन वाली झील भी है। सर्वाधिक जल आयतन यानी ऐसा पूछते हैं कि मीठे जल के सर्वाधिक आयतन वाली झील कौन है, तब आपको आंसर देना है बेकाल झील। अगर पूछें कि मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हमारे यूएसए की सुपीरियर झील होती है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर। तो लेकिन उसका एरिया इस बेकाल झील से अधिक है, लेकिन उस सुपीरियर झील में जितना पानी आता है उससे अधिक पानी इस बेकाल झील में आता है गहरी होने के कारण। तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी के जल आयतन वाली झील भी है बेकाल झील। भारत की जो झीलें हैं प्रसिद्ध, उन झीलों को हम भारत की भूगोल में ही पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एशिया की मुख्य जो जल संधियां हमें नजर आती हैं उन पर। तो जल संधि होती क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ। जल संधि क्या होता है, एक संकड़ी जल पट्टी होती है जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ ऊपर चुकची सागर है, यहाँ बेरिंग सागर है। चुकची सागर आर्कटिक महासागर का पार्ट है और बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का पार्ट है। चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ते हुए एक जल संधि है। चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ते हुए एक जल संधि है और इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। देखो, बेरिंग जल संधि चुकची सागर और बेरिंग सागर को तो जोड़ रही है, साथ ही में ये साइबेरिया रूस जो कि एशिया का पार्ट है और अलास्का जो कि यूएसए उत्तर अमेरिका का पार्ट है को आपस में अलग भी करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे नजर आता है ओखोटस्क सागर और यहाँ पे नजर आता है जापान सागर। और ओखोटस्क सागर और जापान सागर को जोड़ते हुए यहाँ पे एक जल संधि है सखालिन द्वीप समूह और एशिया की मुख्य भूमि को पृथक करते हुए यहाँ पे एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है तातार जल संधि। तातार जल संधि। और इस तातार जल संधि की खास बात यह है कि ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। विश्व की सबसे लंबी जल संधि है तातार जल संधि, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे मुख्य जो जल संधि हमें नजर आती है वो यहाँ पे नजर आती है। ये तो है हमारा ताइवान और ये है चीन। तो ताइवान और चीन के मध्य जो जल संधि है जो कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, इस जल संधि को कहते हैं फार्मूसा चैनल। फार्मूसा चैनल। फार्मूसा वास्तव में इस ताइवान का ही पुराना नाम है। फार्मूसा इस ताइवान का ही पुराना नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो है ताइवान। ये है फिलीपींस। फिलीपींस के उत्तरी भाग में फिलीपींस का ही एक द्वीप है, द्वीप का नाम है लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप, ठीक है। तो इस ताइवान और इस फिलीपींस को, फिलीपींस के लुजोन द्वीप को अलग करते हुए, ठीक है, एक जल संधि है और इस जल संधि को इसी द्वीप के नाम पर ही जाना जाता है। इसे कहा जाता है लुजोन जल संधि, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ आ जाते हैं तो यह है मलाया प्रायद्वीप जो कि मलेशिया का पार्ट है और यह है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलाया प्रायद्वीप को पृथक करते हुए, ठीक है, और इधर अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ते हुए यहाँ पे एक जल संधि है और इस जल संधि को कहते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा भारत और ये श्रीलंका और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और इधर हमारी कौन सी खाड़ी है, इधर तमिलनाडु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। अब इस इधर अपना अंडमान सागर और मन्नार की खाड़ी को जोड़ते हुए यहाँ पे जो जल संधि है उस जल संधि को कहते हैं हम पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य, ठीक है,
पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। ठीक है, भारत की जो प्रसिद्ध जल संधियां हैं उनको हम भारत के भूगोल में ही पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये तो है देखो फारस की खाड़ी, और ये है यहाँ पे ये फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ते हुए जो जल संधि है, इस जल संधि को कहते हैं हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि। इसके अलावा यहाँ पर है ये यमन और यहाँ पर है जिबूती या जिबोती, अफ्रीका महाद्वीप में जिबोती या जिबूती। तो यमन और जिबूती को अलग करते हुए साथ ही में लाल सागर और यहाँ पे स्थित है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ते हुए एक जल संधि है। ठीक है, यहाँ पे इस जल संधि को कहते हैं बाब अल मंदब, बाब अल मंदब जल संधि। बाब अल मंदब जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, साथ ही में हमारे एशिया महाद्वीप के यमन और अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती को पृथक करती है। अब बाब अल मंदब जो जल संधि है, बाब अल मंदब, इस जल संधि को गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है, यानी कि आंसुओं का द्वार कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बस। तो ये हमारी एशिया की प्रमुख जल संधियाँ हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक जिस पर बात करेंगे वो होगी एशिया की नदियाँ। तो हमने एशिया की नदियों के बाद हम जान जाएंगे हमारे एशिया महाद्वीप के विभिन्न जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में। कंटिन्यू आप साथ बने रहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइबेरिया रूस की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में, यानी एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं एशिया की मुख्य नदियां, और उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइबेरिया रूस की जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में। ठीक है, साइबेरिया की जो 3 मुख्य नदियां हैं वो आप देख पा रहे हैं, ओब, येनिसी, लीना। ओब, येनिसी, लीना, ये साइबेरिया की 3 सबसे प्रमुख नदियां हैं। अब इनमें से अगर लीना नदी की हम बात करते हैं, लीना नदी, तो यहाँ पे ये आप जो झील देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये है बेकाल झील, बेकाल झील। इस बेकाल झील के निकट जो बेकाल माउंट है ना, बेकाल जो पर्वत है, इस बेकाल पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है लीना, और लीना पूरे साइबेरिया में बहते हुए, पूरे साइबेरिया को क्रॉस करते हुए लेप्टेव सागर, जो कि आर्कटिक महासागर का ही भाग है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर का भाग है, तो वहाँ पे लेप्टेव सागर में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये है लीना नदी। इसके बाद आती है येनिसी, जो साइबेरिया क्षेत्र में सबसे लंबी नदी है। येनिसी, येनिसी जो नदी है ये मंगोलिया से निकलती है, मंगोलिया से कुछ भाग इसका साइबेरिया रूस से निकलता है, कुछ स्थानीय नदी नाले, तो मंगोलिया से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी आगे बढ़ती है और रूस में, साइबेरिया रूस में एंटर कर जाती है और संपूर्ण साइबेरिया प्रदेश में बहते हुए आगे बढ़ती है। तो साइबेरिया में ही इससे एक नदी आके मिलती है, नदी का नाम है अंगारा नदी, नदी का नाम है अंगारा नदी, और इसी अंगारा प्रदेश के नाम पर ही इस संपूर्ण प्रदेश को अंगारा लैंड भी कहते हैं। अंगारा लैंड में यूरोप और एशिया को सम्मिलित किया जाता है, मतलब ये वाला साइबेरिया, ये क्या है, पूरा एशिया वाला प्रदेश हमने बनाया है, और इधर वाला जो प्रदेश है ये है यूरोप वाला प्रदेश है। ये ओब नदी तक का ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारे एशिया का पार्ट है और ये यूरोप का पार्ट है। तो अंगारा नदी यहाँ इस येनिसी नदी में आके मिलती है और इसके पश्चात येनिसी नदी आगे बढ़ते हुए आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर कारा सागर में जाकर विलीन हो जाती है। ये नदी है येनिसी। अब येनिसी के बाद ओब नदी रह जाती है। हमने लीना देखी, येनिसी देखी, अब ओब नदी देखते हैं। देखो अल्ताई माउंटेन चेन, अल्ताई माउंटेन चेन का विस्तार है चीन में, मंगोलिया में और रूस में। अल्ताई विशेषकर चीन, मंगोलिया, रूस में विस्तृत है और इस अल्ताई माउंटेन चेन से 2 जलधाराओं के रूप में, एक तो काटून रिवर, काटून, और एक बिया, काटून और बिया रिवर के रूप में ओब नदी का उद्गम होता है। काटून और बिया दोनों जलधाराएं मिलकर ओब बनाती हैं
और उसके पश्चात ओब नदी आगे बढ़ती है और इसी कारा सागर में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, अब इस कारा सागर की एक ओब नदी की सहायक नदी है इरिटिश नदी। ये ओब नदी हो गई हमारी, ओब नदी की सहायक नदी है इरिटिश रिवर, इरिटिश नदी। और इरिटिश नदी की खास बात है कि ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी सहायक है, तो ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी। तो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है इरिटिश नदी। और इरिटिश नदी का उद्गम इसी अल्ताई जो पहाड़ियां हैं, अल्ताई पहाड़ियां, इन्हीं अल्ताई पहाड़ियों से या अल्ताई माउंटेन चेन से होता है। और इसका मुख्य जो बहाव क्षेत्र है या उद्गम क्षेत्र हम कह सकते हैं, तो मुख्य जो उद्गम क्षेत्र है वो चीन और मंगोलिया की सीमा के सहारे अल्ताई माउंटेन चेन है। अल्ताई माउंटेन चेन से निकल कर ये चीन में बहती है। चीन में इसे ब्लैक इरिटिश यानी कि काली इरिटिश नदी कहते हैं। उसके पश्चात ये कुछ अन्य जल धाराएं हैं, इसमें आके विलीन होती है और फिर चाइना से निकलकर ये कजाकिस्तान में जाती है। चाइना से निकलकर कजाकिस्तान में जाती है कौन सी नदी? इरिटिश नदी। और कजाकिस्तान से ये साइबेरिया रूस में चली जाती है, ये साइबेरिया प्रदेश है, साइबेरिया रूस में चली जाती है और जाके विलीन हो जाती है ओब नदी में। ठीक है, और इस प्रकार ये जो हमारी इरिटिश नदी है ये बन जाती है विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, रिपीट करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बेकाल झील के निकट स्थित बेकाल माउंट से लीना नदी का उद्गम होता है और लेप्टेव सागर जो कि आर्कटिक महासागर का भाग है वहाँ जाके ये नदी विलीन हो जाती है। इसके अलावा येनिसी मंगोलिया के क्षेत्र से निकलती है और वहाँ पे ये उसके पश्चात ये रूस के साइबेरिया में एंटर करती है। येनेसी में अंगारा नदी साइबेरिया में की आके विलीन होती है और कारा सागर में जाके ये अंततः आर्कटिक महासागर में विलीन हो जाती है। इसके अलावा अल्ताई माउंटेन चेन से बिया और काटून नदी के रूप में ओब नदी का उद्गम होता है। ओब नदी आगे बढ़ती है और कारा सागर में जाके विलुप्त या विलीन हो जाती है। अब विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में इरिटिश नदी का उद्गम होता है। ये अल्ताई जो माउंटेन चेन है जो मंगोलिया और चीन की सीमा के सहारे से उद्गम होती है। चीन में इसको ब्लैक इरिटिश कहते हैं चीन में ये ब्लैक इरिटिश कहलाती है यानी काली इरिटिश। और उसके पश्चात ये कजाकिस्तान में बहती है, कजाकिस्तान से ये रूस में जाती है और रूस के साइबेरिया प्रदेश में ही ये ओब नदी में विलीन हो जाती है। नदी का नाम यहाँ लिख रखा है मैंने इरिटिश नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इरिटिश नदी की खास बात है कि ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब इसके पश्चात हम चीन की जो मुख्य नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं चीन की जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में। चीन की जो मुख्य नदियां हैं उनमें से एक हमें नज़र आ रही है, एक्चुअल में 3 जो मुख्य नदियां हैं वो मैंने बना रखी हैं। ठीक है, इनमें से जो ऊपर वाली नदी है, ऊपर वाली नदी देखो हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो प्रांत आप देख पा रहे हैं, ये जो माउंट चेन है ये तंगुला माउंट चेन है और यहाँ पे जो प्रांत है इस चाइना का वो है किन्हाई प्रांत, किन्हाई प्रांत। ठीक है, इस किन्हाई प्रांत से 2 मुख्य नदियां निकलती हैं। इनमें से टंगुला माउंटेन चेन में से एक तो निकलती है जारी हिल्स से और इसी टंगुला माउंटेन चेन में से एक निकलती है बेनहर माउंट से, बेनहर माउंट से। और ठीक है, यानी बेनहर शिखर से तो निकलती है। यहाँ पे ये जो नदी है ये है ह्वांग हो, ह्वांग हो। ठीक है, अब इस ह्वांग हो को हम ह्वांग ही भी कहते हैं। क्या और नाम देते हैं इसको? ह्वांग ही, ह्वांग ही भी कहा जाता है। ये ह्वांग ही चाइना की 2nd लॉन्गेस्ट नदी है, चीन की 2nd लॉन्गेस्ट नदी है ह्वांग ही या ह्वांग हो। अब इस ह्वांग हो को हम पीली नदी भी कहते हैं,
पीली नदी की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि येलो रिवर। अब पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि हुआंगहो नदी चीन के एक बड़े क्षेत्र से बहती है, और वो बड़ा क्षेत्र है लोयस का पठार, लोयस का मैदान। तो इस लोयस क्षेत्र से बहती है, ठीक है। अब जब लोयस में पीली रेत का विस्तार है, लोयस में पीली रेत का विस्तार है, पीली रेत का विस्तार है, और इस पीली रेत की वजह से ये जो नदी है, नदी में पीली रेत मिल जाती है, और पूरी नदी का कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, और इस वजह से इसे हम पीली नदी कहते हैं। और ये आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ते हुए ये बोहाई सी, यानी कि बोहाई की खाड़ी, जो कि येलो सागर का एक पार्ट है, बोहाई की खाड़ी या बोहाई सी भी कहते हैं। तो बोहाई की खाड़ी पीला सागर में जाकर विलीन हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हुआंगहो जो नदी है, इस हुआंगहो नदी की खास बात है, एक क्वेश्चन आया था इस पे कि कौन सी नदी है जो सागर में गिरने से पूर्व विशाल मरुस्थल में बहती है? तो वो यही है, हुआंगहो। ये जो लोयस का मैदान है, रेतीला जो मैदान है, पीली रेत का जो मैदान है, उस पीली रेत के मैदान में लंबे दूरी तक ये हमारी नदी बहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि रेत ही रेत है, और रेत ही रेत होने की वजह से नदी शीघ्र ही जल का कटाव करती है, शीघ्र जल से कटाव करती है, और चाइना के आंतरिक प्रदेशों में प्रवेश कर जाती है, आंतरिक प्रदेशों में प्रवेश कर जाती है, और फिर यहाँ पे डेडली फ्लड, मतलब भीषण बाढ़ लेकर आया करती है। और इसी वजह से इस हुआंगहो या हुआंगही को चीन का शोक कहते हैं, चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। हुआंगहो क्या कहलाती है? चीन का शोक कहलाती है। हुआंगहो को हम पीली नदी कहते हैं। अब ये जो हुआंगहो नदी है करीब 5464 किलोमीटर लंबी है। इस हुआंगहो नदी के किनारे, हुआंगहो नदी के किनारे प्राचीन चीनी सभ्यता का विकास हुआ था। प्राचीन चीनी सभ्यता का विकास हुआ था, लेकिन अपने मार्ग परिवर्तन की वजह से जब नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया तो प्राचीन चीनी सभ्यता उस बाढ़ में नष्ट हो गई, और इस वजह से इस हुआंगहो नदी का एक नाम और बनता है, इसे कहते हैं प्राचीन चीनी सभ्यता की जननी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसे हुआंगहो को ही हम कहते हैं प्राचीन चीनी सभ्यता की जननी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हुआंगहो कहाँ से आई थी? बेनहर माउंट से आई थी, जो कि किन्हाई प्रांत में था, और टंगुला माउंटेन चेन में एक पार्ट है बेनहर, वहाँ से इसका उद्गम हुआ था। अब इसी जो टंगुला माउंटेन चेन है, यहाँ पर है जारी हिल्स, और जारी हिल्स से नदी निकलती है। इस एशिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, और इस एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगटीसी क्यांग। हम जानते हैं इसे किस रूप में? यांगटीसी क्यांग के रूप में। अब इस यांगटीसी क्यांग को यांगतजे भी बोलते हैं। इसका यांगटीसी क्यांग के जो दूसरे नाम है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यांगटीसी क्यांग को यांगतजे भी कहा जाता है, और इसी को यांगजी जियांग भी कहते हैं। यांगजी जियांग भी ये कहलाती है, तो इसको यांगतजी भी कहते हैं और यांगजी जियांग भी कहलाते हैं। करीब 6300 किलोमीटर ये लंबी नदी है, और इस नदी के किनारे वुहान, आप जानते हैं वुहान कौन है, और शंघाई इस नदी के किनारे पर स्थित हैं, और पूर्वी चीन सागर में आकर ये नदी विलुप्त हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यांगटीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये क्या चीज़ है? आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है। तो इस दोनों नदियों को आपस में जोड़ा है, ना केवल इन दोनों नदियों को बल्कि अन्य कुछ छोटी जो नदियां हैं उनको भी आपस में जोड़ा गया है, और जोड़ने से ये जो नहर बनती है, इस नहर का नाम रखा हुआ है ग्रांड कैनाल। नहर का नाम क्या रखा है? ग्रांड कैनाल, ठीक है। और ग्रांड कैनाल विश्व की सबसे लंबी नहर है, विश्व की सबसे लंबी नहर, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नहर है ये, और इसे हम कृत्रिम नदी कहते हैं, इसे
कृत्रिम नदी भी कहा जाता है। कृत्रिम नदी यानी यूँ कहते हैं कि ये विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नदी है, विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नदी है। और विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नदी साथ ही चीन की सबसे लंबी नहर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कृत्रिम नदी की संज्ञा दी जाती है इसे। तो मैन मेड जो कैनाल है यानी मैन मेड रिवर कहा जाता है। जो भी नदियों से निकाल कर नहरें निर्मित की जाती हैं उन्हें कृत्रिम नदी की संज्ञा भी दी जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नदी कौन सी है तो आपको आंसर देना है ग्रांड कैनाल। ग्रांड कैनाल चीन में है और ग्रांड कैनाल ह्वांगहो और यांगत्से कियांग को आपस में जोड़ती है। ऐसे ही चाइना के दक्षिण भाग से कई जल धाराओं से, कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, कई जल धाराओं से नदी निकलती है और इस नदी को हम पर्ल रिवर कहते हैं और ये पर्ल रिवर दक्षिण चीन सागर में विलीन हो जाती है। दक्षिण चीन सागर में विलीन हो जाती है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। ये चीन की 2-3 मुख्य नदियां हमने पढ़ी हैं, ह्वांगहो, यांगत्से कियांग और पर्ल रिवर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, हमने इसमें डिटेल से बात की है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया की जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं मध्य एशिया की नदियों पर। मध्य एशिया की जो नदियां हैं उन मध्य एशिया की नदियों में जो प्रधान नदियां हैं उन नदियों में एक आती है आमू दरिया और एक आती है सीर दरिया। ये आमू दरिया और सीर दरिया दोनों की दोनों नदियां अरल सागर में विलीन होती हैं, अरल सागर में विलीन होती हैं। इनमें से जो सीर दरिया है वो ऊपर की ओर से आती है और जो आमू दरिया है वो नीचे की ओर से आती है। सीर दरिया जो नदी है, सीर दरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीर दरिया, ये सीर दरिया यहाँ पे तिएन शान जो पर्वत श्रृंखला है चीन में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में तिएन शान पर्वत, इस तिएन शान पर्वत से ये सीर दरिया का उद्गम होता है और सीर दरिया यहाँ से 2 जलधाराओं में निकलती है। एक जलधारा कारा दरिया कहलाती है, कारा दरिया, और एक जो दरिया है वो नरयान दरिया कहलाता है। नरयान दरिया कहलाता है, कारा दरिया और नरयान दरिया। इन 2 दरिया से यानी इन 2 जलधाराओं से इस नदी का उद्गम होता है तिएन शान पर्वत से, ठीक है। यहाँ से ये किर्गिस्तान में आगे बढ़ती है, किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान से आगे निकलने के बाद ये ताजिकिस्तान में आती है, ताजिकिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान से ताजिकिस्तान से ये उज्बेकिस्तान में आती है। उज्बेकिस्तान से ये कजाकिस्तान चली जाती है और विलीन हो जाती है अरल सागर में, ठीक है। इस दरिया को हम कहते हैं सीर दरिया, ओके, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं आमू दरिया की, तो आमू जो दरिया है वो भी 2 जलधाराओं के रूप में निकलती है। आमू दरिया का उद्गम होता है पामीर के पठार से और विशेषकर अफगानिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। पामीर के पठार से 2 जलधाराओं के रूप में निकलती है। एक जलधारा को हम पंज कहते हैं और एक को कहते हैं वखश। पंज और एक जलधारा होती है वखश, ठीक है। अब ये 2 जलधाराएं जब आपस में मिल जाती हैं तब मिलकर ये आमू कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आमू दरिया यहाँ से ताजिकिस्तान जाती है, ताजिकिस्तान से ये तुर्कमेनिस्तान बढ़ती है और तुर्कमेनिस्तान से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से कजाकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान जाएगी ना, उज्बेकिस्तान, क्योंकि ये हमारा जो अरल सागर है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान से हमारी जो सीर दरिया थी तो उज्बेकिस्तान में बह के फिर से कजाकिस्तान में चली जाती थी, है ना। लेकिन
हमारी जो आमू दरिया है ये वखश और पंज के रूप में निकलती है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान में आके अरल सागर में विलीन हो जाती है। तो ये दो प्रधान नदियां हैं जो कि मध्य एशिया की नदियां हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मध्य एशिया के बाद हम बात करते हैं हमारी दक्षिण पूर्वी एशियाई नदियों पर। दक्षिण पूर्वी एशियाई नदियों में प्रधान जो नदियां हैं, प्रधान नदियां, उनमें से काफ़ी प्रसिद्ध नदी है मिकांग, साल्विन और इरावदी। मिकांग, साल्विन और इरावदी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मिकांग की। मिकांग देखो दक्षिण पूर्वी एशिया की नदियां हैं ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की नदियां। अब दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मिकांग नदी के बारे में, ठीक है। मिकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है। तिब्बत का पठार आप जानते ही हैं कहाँ है, तिब्बत का पठार है चाइना में। तो तिब्बत के पठार से निकलती है, नदी का नाम मिकांग नदी। अब मिकांग नदी यहाँ से आगे बढ़ती है तो इधर तो पड़ जाता है म्यांमार और यहाँ पर लाओस। तो म्यांमार और लाओस की सीमा पर बहती है, ये एक ट्रांस बाउंड्री लेक झील है, सॉरी रिवर है, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। और ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है कि एक से अधिक देशों की सीमा पर बहना। तो ये सबसे पहले म्यांमार और लाओस की सीमा पर बहती है और उसके बाद थाईलैंड और लाओस की सीमा पर बहती है। उसके बाद ये आ जाती है कंबोडिया में, कंबोडिया, और कंबोडिया से चली जाती है वियतनाम में। वियतनाम के बाद ये दक्षिण चीन सागर में विलुप्त हो जाती है, दक्षिण चीन सागर में विलुप्त हो जाती है। नदी को हम कहते हैं मिकांग नदी, ठीक है। और ये जो देश है ना, ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों को हम मिकांग देश भी कहते हैं, इन देशों को हम मिकांग देश भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी साल्विन नदी के बारे में। साल्विन नदी, साल्विन नदी भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है, तिब्बत का पठार, और ये कहाँ है, चाइना में है। तो तिब्बत के पठार से निकलती है साल्विन नदी, और साल्विन नदी भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो ये साल्विन नदी म्यांमार और दक्षिण में थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड की सीमा के सहारे से बहते हुए अंत में अंडमान सागर में विलुप्त हो जाती है। अंडमान जो सागर है, अंडमान सागर, उस अंडमान सागर में चली जाती है। नदी का नाम है साल्विन, ठीक है, ये ध्यान रखना। नदी कौन सी हो गई, साल्विन। ये हमारी नदी मिकांग और ये नदी हमारी साल्विन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर इरावदी नदी, इरावदी नदी का जो बहाव क्षेत्र सिर्फ म्यांमार में है, म्यांमार से ही निकलती है और म्यांमार में ही वो बहते हुए अंडमान सागर में विलीन हो जाती है। अब इरावदी जो नदी है, इरावदी पर अच्छा क्वेश्चन ये होता है कि इरावदी नदी को हम म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये मुख्य नदियां हो गई, मिकांग नदी, साल्विन नदी और इरावदी, ये तीन मुख्य नदियां हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की। अब हम मुख्य नदी बात करते हैं पश्चिमी एशिया में। पश्चिमी एशिया में एक ही मुख्य नदी है जिसको हम शत अल अरब कहते हैं, शत अल अरब, यहाँ पे लिख देते हैं हम पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया में मुख्य नदी है शत अल अरब। देखो यहाँ पर है तुर्की, तुर्की, कौन सा तुर्की, एशियाई तुर्की, एशियाई तुर्की। एशियाई तुर्की में जो पठार हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनमें दक्षिण में तो आप जानते ही हैं टॉरस और अनातोलिया का पठार है, अनातोलिया का पठार एवं टॉरस माउंटेन चेन, टॉरस पर्वत श्रेणी, और उत्तर में है पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी, पॉन्टिक पर्वत श्रेणी। तो ये पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी, ठीक है, और टॉरस पर्वत श्रेणी और अनातोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की में है। अनातोलिया के पठार से टॉरस माउंटेन चेन के निकट से दो जलधाराओं का उद्गम होता है, ठीक है। इनमें से एक जो जलधारा है वो टिग्रिस कहलाती है, टिग्रिस, टिग्रिस, ठीक है,
और इस टिग्रिस को दजला भी कहा जाता है। टिग्रिस को क्या कहा जाता है? दजला। ठीक है, तुर्की में बहते हुए अनातोलिया टॉरस माउंटेन चेन के निकट से या इनसे निकलकर टिग्रिस या दजला नदी आगे बढ़ती है, यहाँ से इराक में बढ़ती है और इराक में आगे ये, एक बार हम इसको स्टॉप कर देते हैं, ये नदी कौन सी है? दजला। अब इसी अनातोलिया के पठार से नदी निकलती है यूफ्रेटस। यूफ्रेटस, इस यूफ्रेटस को हम कहते हैं फरात। ये तुर्की से सीरिया, सीरिया से इराक, और इराक में ये नदी आपस में मिल जाती हैं। ये फरात और ये दजला, ये दोनों आपस में इराक में मिल जाती हैं और इस इराक में जो दजला फरात नदियां हैं मिलकर शत अल अरब कहलाती हैं। शत अल अरब, ठीक है, शत अल अरब नदी कहते हैं, शत अल अरब। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपस में मिल जाती हैं। बगदाद इसी नदी के किनारे है, दजला के। ओके, तो यहाँ पे फरात हो गई तुर्की से सीरिया, सीरिया से इराक आपस में मिल गई और इराक में जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो दोनों नदियों के किनारे एक सभ्यता है। सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता है। ठीक है, इस नदी के किनारे, और यहाँ से फिर अंत में ये फारस की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, ये मुख्य नदी है। इस नदी को हम दजला फरात कहते हैं सम्मिलित रूप से, साथ ही हम इसको कहते हैं शत अल अरब। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो, ये तो विशेष बात हो गई। अब दो मुख्य नदियां और याद रखिए, छोटी छोटी नदियां हैं। एक तो है कारू रिवर, ये भी फारस की खाड़ी में ही विलीन होती है, ईरान में बहती है। और एक है जॉर्डन नदी, ये जॉर्डन और इजराइल में बहती है। जॉर्डन और इजराइल में बहती है और जॉर्डन और इजराइल में बहकर, ठीक है, जॉर्डन और इजराइल में बहकर ये मृत सागर में विलीन हो जाती है। मृत सागर में विलीन हो जाती है। इस नदी जॉर्डन नदी के लिए एक खास बात यह है, ऐसा माना जाता है कि जॉर्डन नदी पूर्व में जब महाद्वीप आपस में जुड़े थे तब जॉर्डन नदी यहाँ जॉर्डन और इजराइल की सीमा से निकलकर अफ्रीका महाद्वीप में बहा करती थी और बनाया करती थी विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व की ओर विस्तृत हुआ करती थी, इसको जॉर्डन रिवर रिफ्ट कहते हैं। जॉर्डन भ्रंश घाटी कहा जाता है। ये जॉर्डन भ्रंश घाटी विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी आज भी है, लेकिन जॉर्डन नदी अफ्रीका में ना बहकर सिर्फ अब मृत सागर में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी पश्चिमी एशिया की मुख्य नदियाँ। ओके, तो हमने रूस की नदियाँ पढ़ ली, चीन की नदियाँ पढ़ ली, दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य नदियाँ पढ़ ली। इसके अलावा हमने पश्चिमी एशिया की मुख्य नदियाँ पढ़ ली हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर भारत की जो मुख्य नदियां रहती हैं वो हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एशिया की भौतिक विशेषताओं पर एक वीडियो लेक्चर। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।